hope you all are doing well and welcome you all to today's discussion of current affairs. Before moving forward, there's a quick information on our website. There are multiple choice questions that connects to your GS topics as well as your daily current affairs. So आप प्लीज उनको जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट आज के डिस्कशन की तरफ. तो आज का जो डिस्कशन है उसका कंटेंट कुछ इस तरह से है. तो जो पहला आर्टिकल है उसमें हम डील करेंगे जो रूरल इंडिया है उसको क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है हेल्थ केयर के सेक्टर में. जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो वहाँ पर ठीक से अवेलेबल नहीं है और उनको मेडिकल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है. प्लस जो मेडिकल प्रोफेशनल्स का एलोकेशन है वो रूरल इंडिया को कितना सही से मिल पा रहा है, इसको हम इस आर्टिकल के थ्रू समझेंगे. अगला जो आर्टिकल है वो कोविड वैक्सीन को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर से ये क्वेश्चन किया कि अगर कोई इंसान कोविड वैक्सीन लेने से मना कर देता है तो क्या वो उसका जो मैंडेट है उसको वायलेट करता है, और ये जो मैंडेट है क्या ये उस इंसान के राइट्स को वायलेट नहीं करता है. और नाउ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंटर इज अकाउंटेबल टू आंसर the question which was plead by Supreme Court. अगला जो आर्टिकल है वो रशियन इन्वेजन को लेकर है कि रशिया ने जो हाल में ही यूक्रेन को इन्वेड किया है उससे ग्लोबल मार्केट में जो चिप शॉर्टेज सिचुएशन हुई है वो कितनी ज़्यादा खराब हो गई है और क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने पहले से चिप शॉर्टेज सिचुएशन को और ज़्यादा बुरा बनाया है. अगला जो आर्टिकल है वो IPCC के एक रिपोर्ट को लेकर है. ऐसा ही एक आर्टिकल हमने डील किया था 1 मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कशन में, जिसमें कि हमने समझा था कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कितना ज़्यादा सीवियर हो सकता है. हमने कुछ सिटीज़ के रेफरेंस में इसको देखा था. आज हम कुछ सेक्टर्स के रेफरेंस में इसको देखेंगे कि क्या कुछ सेक्टर्स जो है वो क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट में जो ये मेजर इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है या फिर डिस्टर्ब हो सकता है. आज के लिए हमारे पास कुछ प्रीलिम्स फैक्ट फिर से है. तो पहला जो फैक्ट है वो तो इंडिया के एब्सटेनिंग को लेकर है कि इंडिया ने यूएनएससी में तो वोटिंग से एब्सटेन किया ही, यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी इंडिया ने एक बार फिर से वोटिंग को एब्सटेन कर दिया है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो 5G ऑक्शन है उससे रिलेटेड जो एक रोड मैप है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने तैयार किया है जिसपे उन्होंने फोकस करने को कहा है, उसको हम समझेंगे. तो बढ़ते हैं हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ. तो पहले आर्टिकल के संदर्भ में ये हम समझ लेते हैं कि भारत का जो मूलतः एक मुख्य परिवेश है वो जो है वो ग्रामीण परिवेश है, जहाँ पर आज भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो ठीक तरह से नहीं पहुँच पा रही हैं. रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए या तो दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है और कई बार इस दौरान या तो उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है, कई केसेस में उनकी मौत हो जाती है, या फिर कई केसेस में जानकारी के अभाव की वजह से वो अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं. और आज भी हमारा देश जो है भारत वो लगभग 5 लाख डॉक्टर्स के शॉर्टेज को फेस कर रहा है. जो एक्सटेंसिव नॉर्म्स का वायलेशन है, टारगेट्स को मीट कर पाने की जो वल्नरेबिलिटी है, हेल्पलेसनेस है, उसने जो रूरल हेल्थ है उसको एक और ज़्यादा बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. अब ये जो इशू है कि डॉक्टर्स का ठीक तरह से वहाँ पर नहीं हो पाना, इसको हम एड्रेस कर सकते हैं रूरल एरियाज में लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को इंट्रोड्यूस करके. अब हम समझते हैं ये जो लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं ये कौन है. तो 1940 में जो प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन हैं उनको ट्रेन किया गया एक शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, और उसके बाद जो उन्हें डिग्री मिली वो डिग्री थी LMPs की, यानी कि लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की. तो ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज थे उनमें उनको बताया गया हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ प्राइमरी चीज़ें जिसकी मदद से वो रूरल एरियाज में लोगों की मदद कर सकते थे, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते थे. अब जो LMPs हैं उन्होंने रूरल सेक्टर में क्वालिटी हेल्थ सर्विस डिलीवर करना शुरू कर दिया. लेकिन
1946 में बोर कमेटी के आने के बाद ये रिकमेंडेशन दिया गया कि LMPs को तत्काल एबॉलिश कर दिया जाए और देश में सफिशिएंट MBBS डॉक्टर्स को प्रोड्यूस किया जाए। क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए उनको हम समझ लेते हैं। पहला जो आर्ग्यूमेंट था LMPs के अगेंस्ट वो ये था कि ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए वो एक क्वालिटी डॉक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो या तो चीपली पुअर क्वालिटी डॉक्टर्स हैं या उनको ठीक तरह से मेडिकल टर्म्स की समझ नहीं है। अगला जो आर्ग्यूमेंट था वो ये दिया गया कि रूरल बेसिस में LMPs को एलोकेट करना और जो अर्बन बेसिस है वहाँ पे प्रॉपर MBBS डॉक्टर्स या क्वालिफाइड डॉक्टर्स को एलोकेट करना इस बात का संकेत है कि हम रूरल और अर्बन बेसिस में एक डिफरेंशिएशन को देख रहे हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन को देख रहे हैं कि जो रूरल बेसिस के लोग हैं वो लोअर क्लास सिटीजन है और इसीलिए उनको लोअर मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, जो कि बात सही भी है। जब हम ऐसा करते हैं कि रूरल बेसिस में हम लो डॉक्टर्स को बिठा रहे हैं और अर्बन बेसिस में हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स को बिठा रहे हैं तो हम उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ के लोगों को बीमारियां कम हो रही हैं या उनकी बीमारियों को कम सीरियसली लिया जाए देश में और जो अर्बन बेसिस है उनको ज़्यादा सीरियसली लिया जाए। तो ये जो है ये एक बहुत विचारणीय बिंदु है यहाँ पे जिस पर हमें विचार करना चाहिए। अब जो LMPs है यानी कि लाइसेंशिएट मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके रीइंट्रोडक्शन के लिए भी कुछ आर्ग्यूमेंट है। वो आर्ग्यूमेंट क्या है उनको हम समझ लेते हैं। जो प्राइवेट हेल्थ केयर है आप अपने शहर में भी देख सकते हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि ये मैक्स है, गंगाराम है, आप उनकी जो फी है या जो सर्विस चार्ज है उसको समझ सकते हैं। जनरली वो बहुत हाई होती है और इसकी वजह से हम वहाँ पे एफिशिएंसी को इंश्योर कर पाते हैं। लेकिन जब हम रूरल बेसिस पर ध्यान देंगे तो कई बार जो लोगों के पास इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं होता है कि वो उन चीज़ों को अफोर्ड कर पाए और हमारे पास भी अभी इतना रिसोर्स नहीं है कि हम एकदम से उसी सिस्टम को रूरल बेस में लाकर खड़ा कर दें। तो ऐसे में अगर हम एक शॉर्ट टर्म मेडिसिन कोर्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारे रूरल बेसिस के लिए एक हेल्प हो जाएगा और इस वक्त ये कंट्री की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एक रेलेवेंट स्टेप बन सकता है। अब ये जो सर्विस है इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो और ज़्यादा तब इनहेंस हो सकती है जब हम मेरिट जैसी चीज़ों पे कम फोकस करके नीड जैसी चीज़ों पे फोकस करें और इससे क्या होगा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी एक बढ़ता हुआ स्टेप दे सकते हैं। LMPs जो है अगर हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, अगर हम उनको बताएं लोगों की स्वास्थ्य के से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ग्रामीण परिवेश में किन चीज़ों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है या जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसका क्या डिफाइंड रोल है, अगर हम उनको ये सारी चीज़ें समझाते हैं तो हो सकता है कि जो रूरल बेस है वहाँ पे LMPs का इंट्रोडक्शन एक सिग्निफिकेंट स्टेप साबित हो हेल्थ केयर सेक्टर को हमारे देश में और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। क्योंकि जो प्रेजेंट MBBS करिकुलम है उसके लिए एक ग्रेट अमाउंट ऑफ सरप्लस डिटेल चाहिए जिसको कि फुलफिल करने में बहुत वक्त लग जाएगा और रूरल बेस के लिए हमें अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों को फुलफिल करने की, तो उस केस में हम LMPs को कंसिडर कर सकते हैं। और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि अगर हम LMPs को ग्रास रूट पे काम करने के लिए देते हैं तो वो उनको अगर हम छोटे छोटे ग्रुप्स दे देते हैं अलग अलग LMPs को तो वो शायद उनको बेटर हैंडल कर पाएंगे। और इसके रेगुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे MBBS मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको हम एक एग्जामिनिंग एजेंट हायर कर सकते हैं कि वो टाइम पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसका निरीक्षण कर सके, उसको एग्जामिन कर सके और इस तरह से इसको रेगुलेट जो है वो किया जा सकता है। तो इस पूरे मुद्दे में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त हमें क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत तो है और जो कि एक की डिबेट का हिस्सा भी है, जो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है रूरल एरियाज में, इसको हम LMPs को रिवाइव करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और वो जो LMPs हैं जिनको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए हायर करेंगे, एलोकेट करेंगे, यहाँ पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिले ताकि वो जो रूरल बेसिस है उसके नीड्स को समझ सके या फिर एड्रेस कर सकें। तो अगला जो आर्टिकल है हमारा वो वैक्सीनेशन के कंपल्शन से रिलेटेड है, उससे जुड़ी जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड है। तो हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट से ये पूछा कि ये जो वैक्सीनेशन का कंपल्शन है, ये जो मैंडेट है, ये कहाँ तक जायज है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट को जो है वो हम एक बार समझ लेते हैं। सो रिसेंटली देयर वाज अ प्ली बाय अ पर्सन जिसने ये कहा कि वैक्सीनेशन को मैंडेटरी बनाना जो है वो सिटीजन्स के बेसिक राइट को वायलेट करता है। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको एक बार समझते हैं। तो सेंटर जो है उसने ये कभी नहीं कहा जो वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी है यानी कि कंपल्सिव है। उसने ये कहा कि वैक्सीनेशन जो है वो वॉलंटरी है यानी कि आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप चाहे तो वैक्सीन ले, ना चाहे तो ना ले। लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये नोटिफिकेशन, ये एडवाइजरी जो है वो जारी किया जिसके तहत ये कहा गया कि वैक्सीनेशन जो है भाई वो तो मैंडेटरी है, वैक्सीन तो लेनी पड़ेगी। साथ में ही कुछ स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनको एडमिशन देने से मना कर दिया गया ये कहकर कि उनके वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हुए हैं या उनके पेरेंट्स का जो है वो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो अब कंपल्सन ऑफ वैक्सीनेशन के अगेंस्ट जो कुछ आर्ग्यूमेंट है उसको समझते हैं। जो वैक्सीनेशन है उसको मैंडेटरी कर देना जो सिटीजन्स हैं उनके बेसिक राइट को डिनाई करता है। अगला जो आर्ग्यूमेंट है वैक्सीनेशन के अगेंस्ट वो ये है कि ये डिसीजन लेना कि आपको वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है ये सोली डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल हेल्थ पर, ना कि पब्लिक हेल्थ पर। इनफैक्ट कई केसेस में ये देखा गया है कि वो लोग भी जिनको वैक्सीन लग गई है उनसे भी वायरस ट्रांसमिट हो रहा है या फिर वो वायरस के चपेट में आ रहे हैं। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि ऐसे बच्चे जिनको की वैक्सीन लग चुकी है वो वैक्सीनेशन के बाद मायोकार्डाइटिस एक कंडीशन है जिसका की सामना कर रहे हैं। मायोकार्डाइटिस क्या है इसको हम अभी समझेंगे। कुछ जो क्रिटिक्स हैं उनका ये भी ओपिनियन है कि वैक्सीन जो है वो कोविड-19 वायरस का ज्यादा से ज्यादा वेरिएंट जो है वो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि वो लोग जिनके नेचुरल एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं कोविड इन्फेक्शन के बाद वो बेटर रेजिलियंस शो करते हैं उनके कंपैरिजन में जो वैक्सीनेटेड हैं। इस पर गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसे क्लेम जो ये कहते हैं कि बच्चों को मायोकार्डाइटिस हुआ है वैक्सीनेशन के बाद, ये बिल्कुल भी बकवास है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है और इंडिया में ऐसे केसेस नहीं आए हैं। अब जैसा कि हमने वहां पे समझा था कि मायोकार्डाइटिस कंडीशन है उसको हम देखेंगे आगे। तो मायोकार्डाइटिस क्या? मायोकार्डाइटिस जो है ये एक इंफ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि हार्ट के मिडिल लेयर ऑफ वॉल को वहां पे एक सूजन जो है वो बना देता है। तो ये कहा गया है कि वो बच्चे जिन्होंने वैक्सीन ली है उनको मायोकार्डाइटिस का सामना करना पड़ा है जिससे कि कई केसेस में हार्ट फेलियर या फिर एब्नॉर्मल हार्ट बीट्स या फिर बहुत वर्स केस में सडन डेथ का भी सामना जो है वो करना पड़ा है। तो बेसिकली इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से कि तुम ये बताओ कि ये जो लिमिटेड इंक्वायरी है इस क्वेश्चन को लेकर, ये जो है जो तुम्हारा स्टैंड है कि वैक्सीन जो है उसको मैंडेटरी बनाया जाए, उसको कंपल्सिव बनाया जाए, ये कितना रिलेवेंट है और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है। तुम्हारे पास क्या कुछ वैलिड एविडेंसेस हैं, क्या कुछ प्रमाण हैं जो कि ये कहते हैं कि जो वैक्सीनेशन है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड the center and the state government for this and they are accountable for this answer. So let's move towards the next article that deals with the shortage of semiconductor chip amidst the Russian invasion on Ukraine. तो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है, जो इक्वेशन है उसको आज 9 दिन होने को आए हैं और हम देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये दिन प्रतिदिन गहरा ही होता जा रहा है। रशिया का जो अटैक है यूक्रेन पे वो धीरे धीरे करके उसकी हर सिटी को जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। कीव में हमने देखा कि
अटैक हुआ है। ईस्टर्न बाउंड्रीज को हमने देखा कि वो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। साथ में ही हमने देखा कि क्या कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे। ऑपरेशन गंगा के बारे में हमने समझा पिछले आर्टिकल्स में। इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कुछ स्टैंड है, जो बातचीत चल रही है वो क्या कुछ रहा है। बट आज जो है इस आर्टिकल में हम एक डील करेंगे एक दूसरी प्रॉब्लम से, जो है कि सेमीकंडक्टर चिप्स का शॉर्टेज हो जाना। तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो क्या है, पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं वो बेसिकली ऐसी चिप्स होती हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में मीडिएट करें। अब ये जो मटेरियल होती है इनका कंडक्टिविटी रेंज जो है वो मेटल्स और सेरेमिक्स के बीच में होता है। सेमीकंडक्टर प्योर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। कई केसेस में वो कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड। अब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, वायरिंग हो गया, जो कि बेस्ड होता है सेमीकंडक्टर वेफर पर। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये ऐसे न्यूमरस कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं जिसको कि साथ में हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो अब इस सिचुएशन में हम इसको समझ लेते हैं कि पहले से क्या कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हुआ। तो हमने ये देखा कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया, लॉकडाउन्स लगे, रेस्ट्रिक्शंस लगे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती गई लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की, क्योंकि लोग जो हैं वो होम बेस्ड सेटअप में आ गए थे। उनका वर्क फ्रॉम होम दिखने लग गया था, या जो बच्चे हैं उनको भी डिजिटल स्कूल से कनेक्ट कर दिया गया। लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी हो गई कुछ, जो कंटेनर्स को मूव अराउंड कॉस्ट था वो बढ़ गया क्योंकि जो कोर कंपोनेंट्स हैं उनका प्राइस बढ़ गया और इससे जो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा एक रिजाइलेंस मिल गया, वो बढ़ गया। अब जो रशियन इन्वेजन है उसका इस पे क्या प्रभाव पड़ा इसको समझते हैं। यहाँ पे दो मेजर चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी ज़रूरी है। वो ये है कि सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए जो रेयर गैसेस यूज होते हैं उसका प्रोडक्शन होता था यूक्रेन में, और यूक्रेन ही उसको एक्सपोर्ट भी करता था। अब जो रेयर मेटल्स इसमें यूज हो रहे थे जैसे कि पैलेडियम, उसको एक्सपोर्ट करता था रशिया। पैलेडियम जो है उसको लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज किया जाता है और वो इसका एक की मटेरियल है। अब रशिया जो है उसके साथ तो ये हुआ कि वेस्ट ने उस पर तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनका बहुत मेजर शॉर्टेज हो गया और जो उसका एक्सपोर्ट है वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो ये हमने समझा। और रीसेंट जो ट्रेंड्स हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या ऑटोमोटिव सेफ्टी को लेकर, वो ये बताती हैं कि जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो इस रशियन इन्वेजन की वजह से बहुत ज़्यादा गिरेगा। हालांकि वो ग्रोइंग पेस पे था, वो 8.8% के पेस से बढ़ रहा था, बट जो रशिया का जो इन्वेजन है अभी वो इसको वापस से गिरा सकता है। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो कि आईपीसीसी के क्लाइमेट वार्निंग से रिलेटेड है, आईपीसीसी के रिपोर्ट्स को एड्रेस करता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो ऐसा ही एक आर्टिकल हमने 1 मार्च के डिस्कशन में एड्रेस किया था जिसमें हमने ये समझा था कि जो आईपीसीसी है यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके जो रिपोर्ट आए हैं उसकी वजह से क्या कुछ दिक्कतें रही हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या कुछ प्रभाव रहा है। हमने देखा था कि कुछ जो हमारी सिटीज़ हैं उनमें अचानक से जो टेम्परेचर बढ़ने का प्रभाव है वो बहुत बढ़ जाएगा जिसकी वजह से कई तरीके की दिक्कतें जो हैं वो हो सकती हैं। अब जो ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है उसके रिपोर्ट में और भी कई चीज़ें हैं जिसको कि समझना यहाँ पे ज़रूरी है। तो हम इस आर्टिकल को उस आर्टिकल के एक्सटेंशन के रूप में देख सकते हैं जो हमने 1 मार्च को डिस्कस किया था। तो रिपोर्ट जो है वो प्लैनेट के कई प्रोस्पेक्ट से प्लैनेट को एनालाइज करता है और रिपोर्ट ये कहता है कि जो ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो सकता है प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में। रिपोर्ट जो है वो ये भी प्रिडिक्ट करता है कि जो फूड सप्लाई का सेक्टर है, ह्यूमन हेल्थ का सेक्टर है, बायोडाइवर्सिटी लॉस और इंटीग्रिटी का सेक्टर है,
जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस पर काफ़ी बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। इन सेक्टर्स को काफ़ी मेजर इम्प्लीकेशंस का सामना करना पड़ सकता है उस केस में अगर कार्बन इमिशन जो है उसको तुरंत ही रिड्यूस नहीं किया गया। यहाँ पे कार्बन इमिशन जो है उनको रिड्यूस करने की ज़रूरत है क्योंकि उसका जो है वो क्लाइमेट चेंज पे एक बहुत मेजर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट जो है उसने कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस को भी रिव्यू किया जो कि नेचुरल, इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर्स को लेकर थे और ये कंक्लूड किया कि क्लाइमेट चेंज जो है उसने कई तरह के परमानेंट डैमेज जो है लैंड, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम को ऑलरेडी पहुंचा दिया है और भविष्य में इसकी संभावना जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो रिपोर्ट है इसकी फाइंडिंग्स को हम लॉन्ग टर्म, नियर टर्म और मिड टर्म एनालिसिस के रूप में, इम्पैक्ट्स के रूप में देख सकते हैं। ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना है इसको हम नियर टर्म इम्पैक्ट के रूप में देख सकते हैं। हालांकि जो वर्किंग ग्रुप 2 है उसने ये सजेस्ट किया है कि इमीडिएट मेजर्स जो है वो लिए जाएं। एनालिसिस के बाद ये चीज़ सामने रखी गई है रिपोर्ट के द्वारा कि अगर हम इमीडिएट मेजर्स नहीं लेते हैं हार्मफुल गैसेस के इमिशन को कम करने का तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है वर्ल्ड के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर को लेकर हैं, चाहे फूड सिक्योरिटी को लेकर हैं, उनके ऊपर। ये जो रिपोर्ट है आईपीसीसी की, इस रिपोर्ट को आप इम्पैक्ट्स, एडेप्टेशन और वल्नरेबिलिटी के रूप में देख सकते हैं और ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करता है आईपीसीसी के रिपोर्ट्स को एनालाइज करने में। ये जो रिपोर्ट है जिसका कि टाइटल इम्पैक्ट, एडेप्टेशन और वल्नरेबिलिटी होगा, ये सितंबर 2022 तक आ जाएगा और आप अपने जो भी पास के बुक स्टोर्स हैं या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं और आप इसको प्लीज़ पढ़ें जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना बड़ा इशू है। तो कुछ थ्रेट्स हैं जो ये रिपोर्ट प्रिडिक्ट करता है। पहला तो फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी प्रोडक्शन जो है, जो फूड सिक्योरिटी प्रोडक्शन है वो एक फंडामेंटल फैक्टर है ह्यूमन वेलबींग को डिटरमिन करने के लिए। साइंटिस्ट का ये भी ओपिनियन है कि जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है, अनबैलेंस डाइट है, जो स्ट्रेस का कारण है, इकोसिस्टम का डिसबैलेंस है, ये भी फूड सिक्योरिटी को मेजरली इम्पैक्ट करता है। लेकिन रिपोर्ट का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, इन चीज़ों का सामना जो है करना पड़ सकता है और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ अमेरिका और स्मॉल आइलैंड्स में। एक्सटेंशन का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। लगभग 3 से 14% स्पेशीज जो है वो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन के हैं अगर टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकता है। 2010 से 2020 में हमने तरह तरह के डिजास्टर्स भी देखे हैं और संभावना है कि ये जो डिजास्टर्स हैं ये बढ़ते जाएंगे और इसके लिए हॉटस्पॉट जो है वो माना गया है साउथ एशिया को। हेवी रेनफॉल जो है हमने पिछले 2-3 साल में देखा है, स्पेशली जब लॉकडाउन का सिचुएशन हम फेस कर रहे थे, हमने देखा है कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। इस बार ठंड में भी आपने देखा कि बारिश हुई है। तो क्लाइमेट चेंज के ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसको समझने ज़रूरी हैं और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इसको समझना। तो लगभग 3.3 से 3.6 बिलियन लोग जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से वल्नरेबल हैं और ये बहुत हाई टाइम है कि हम आईपीसीसी के इस रिपोर्ट को सीरियसली लें और क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट को अंडरटेक करें। वर्ल्ड लीडर्स को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है उसको तुरंत जो है हम कम करें। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में हमने ऑड इवन का प्रावधान लाया जिससे हम जो कार्बन इमिशन है हमने उसको कम किया। जो बाकी जो फ्यूल्स हैं उसको हमने थोड़ा सा रेगुलेट किया। हमने वो पराली वाला एक बिल आया था जिसमें ये था कि जो पराली है उसको हम जो खेत में जला देते हैं जिससे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, उसके लिए टैबलेट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं और इस तरीके के और भी स्टेप्स जो हैं वो लेने की ज़रूरत है ताकि क्लाइमेट चेंज से जुड़ी इश्यूज़ को हम एक बार से कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट ह्यूमन रेस को भुगतना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में।
अब हमारे पास दो क्विक प्रीलिम्स फैक्ट है, उसको हम समझते हैं। तो हमने ये देखा कि यूएनएससी में इंडिया ने वोटिंग से एब्सटेन किया, यानी कि इंडिया ने डिसाइड किया कि वो वॉर को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि इंडिया एक नॉन अलाइनमेंट फोर्स है। अब इंडिया का रशिया जो है वो एक ऑल वेदर फ्रेंड है, वो अपने दोस्त को भी नाराज नहीं कर सकता है क्योंकि 1971 में जो क्राइसिस हुआ था उसमें रशिया ने अकेले अपनी वीटो से इंडिया को बचाया था। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर इंडिया टू पे बैक। सो इंडिया एकदम से, और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं रशिया से वो भी बहुत अच्छे हैं, डिफेंस सप्लाई जो है वो रशिया से आ रही है, तो इंडिया बहुत मुश्किल की स्थिति में यहाँ पे था, तो उसने वोटिंग से एब्सटेन किया। और साथ में ही जो इंडिया के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो वैल्यूज हैं, उसके हिसाब से वॉर को सपोर्ट करना इंडिया को शोभा नहीं देता। तो अब इंडिया ने यूएनजीए में जब ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि रशिया को जो है अपने मिलिट्री ट्रूप्स को तुरंत ही विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो लगभग 141 जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया, लेकिन कुछ जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसको एब्सटेन कर लिया और कुछ कंट्रीज ने इसको सपोर्ट भी किया। जैसे सीरिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने इस रेजोल्यूशन को बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट गई और कहा कि नहीं रशिया जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लेकिन इंडिया और उसके कुछ जो नेबर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान, चाइना और श्रीलंका, उन्होंने वोटिंग से एब्सटेन किया। हालांकि जो इंडिया के दूसरे नेबर्स थे जैसे कि भूटान, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड म्यांमार, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया कि रशिया जो है उसको अपने ट्रूप्स को तुरंत ही विड्रॉ कर लेना चाहिए। अगला जो आर्टिकल है वो 5G ऑक्शन को रिलेट करता है। तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने बिडेन का एक कॉल था मेक इन अमेरिका को लेकर, उसके ऊपर रेफरेंस देते हुए ये कहा कि हम भारतीयों को फॉरेन सप्लाई चेन पर कम रिलाई करना चाहिए और मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ में ही जो बजट है उसने सनराइज सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया है। सनराइज सेक्टर क्या होते हैं? सनराइज सेक्टर वो होते हैं जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जियोस्पेटियल सिस्टम है, ड्रोन्स है, सेमीकंडक्टर। हमने देखा कि हाल में ही जो है वर्ल्ड जो है वो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का सामना करेगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको मेक इन इंडिया कर देते हैं तो शायद इसके लिए जो हमें वर्ल्ड सप्लाई चेन्स पर रिलायंस है वो कम हो जाएगा। जो हमारा फार्मा सेक्टर है, क्लीन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ में 5G सेक्टर जो है वो भी। पीएम ने ये भी कहा जो ग्लोबल गेमिंग मार्केट है वो तेजी से एक्सपैंड हो रहा है और बजट भी जो है इसीलिए एवीजीसी सेक्टर यानी कि एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करता है। इस आर्टिकल को भी हमने डील किया था कि कैसे जो हमारा बजट है वो एविएशन और गेमिंग सेक्टर पे फोकस कर रहा है, क्योंकि ये जो एक सेक्टर है ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को डील करता है और साथ में ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का पोटेंशियल जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। साथ में पीएम ने रॉबस्ट डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और नेटवर्क को भी एम्फसाइज किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक अच्छा स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो है उसको सेट कर सकें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर डिस्कशन के लिए। तो थैंक यू, लेट्स मीट टुमारो।